स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए पार्टिकल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। ओके, स्ट्रिंग का लेंथ है 5 मीटर, उससे पार्टिकल को टांगा हुआ है। इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ सच ए वेलोसिटी दैट द स्ट्रिंग स्लैकन्स। स्लैक का मतलब हो जाता है ढीला हो जाना। आफ्टर द पार्टिकल हैज रीच्ड ए हाइट ऑफ 8 मीटर अबव द लोएस्ट पॉइंट। क्या बोल रहा है देखो, मान लो ये पॉइंट है, इसका ये यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसा एक वेलोसिटी दे दिया, मान लो कुछ भी, ठीक है। अब बोलता है क्या कि ये यहाँ से जाता है, प्रोजेक्ट किया है तो, और ये 5 मीटर था यहाँ से यहाँ तक का। तो बोलता है जब ये 8 मीटर की हाइट पे पहुँचता है, जब ये यहाँ पे मान लो इससे 5 से तो थोड़ा ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ये 3 और ऊपर जाएगा, यानी जो टोटल जब 8 मीटर की हाइट पे पहुँचता है तो रस्सी स्लैक हो जाता है, ठीक है। अब बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग स्लैकेंस। यानी बोलता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी क्या होगा, जब वो स्लैक होने वाला था तो हमने मान लिया वेलोसिटी क्या है इसका v। ओके, अब देखो अभी भी ये रस्सी यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लैक नहीं हुआ, यानी टेढ़ा नहीं होता, यानी इसका लेंथ अभी भी 5 के बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके जस्ट बाद ढीला होने वाला है, राइट। ये मान लो इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो तो ये मान लो थीटा, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये हो जाएगा थीटा। इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम जानते हैं कि ये जो मान लो ये ओ ए और बी सर्किल में देखोगे तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। पाइथागोरस थ्योरम लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से ए का मान जो था वो ओ ए का मान 4 के बराबर आ जाएगा। इतना हमने ड्रॉ कर लिया इसके बेसिस पर। और जानते हैं हम कि ये नीचे की तरफ जो ये पार्टिकल यहाँ पे है उसका वेट लगेगा mg। अब समझने का कोशिश करो, ये जो पॉइंट P पे पहुँचा है, जो B है हमारा, उस पे जो पहुँचा है वहाँ पे क्या बोलता है, रस्सी स्लैक होने वाला है, यानी स्लैक जैसे ढीला हुआ, यानी टेंशन हो जाएगा 0। इसे अगर टेंशन 0 होगा तो केवल एक फोर्स बचेगा, वो है mg। अब देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये रस्सी कहलाऊँ है, सेंटर कहलाऊँ, इसको कह सकते हो ओ कहलाऊँ, यहाँ पे बी पॉइंट पे ये नीचे की तरफ mg लग रहा है। ध्यान से देखो ड्राइंग में, ये थीटा है तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर की तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा और एक सेंटर की तरफ हो जाएगा mg कॉस थीटा। यानी हमको पता है कि जो सेंटर की तरफ जो mg कॉस थीटा कंपोनेंट है वही हमको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1 हमारा। m से m काट दोगे तो g कॉस थीटा बराबर आ जाएगा v²/r। तो यहाँ से आ जाएगा g यानी 10, और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी 3/5, क्योंकि ये 3 है और ये 5 है इस सर्कल में, इस ट्रायंगल में, इज इक्वल टू v²/r। तो r को इधर भेज दो, r कितना था 5 मीटर, तो ये 5 से 5 चला गया, तो v का जो मान आ गया वो √30 आ गया, जो कि होता है 5.42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोलता है कि देखो तुमको पता है कि अगर ये हाफ सर्किल में जाता, हमने एक बार बताया है तुमको कि इसके बाद ये सर्कुलर ना होके, जैसे रस्सी स्लैक होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि रस्सी स्लैक होने से ये अब सर्कुलर नहीं रहता है, सर्कुलर को लीव कर देता है मोशन को, और प्रोजेक्टाइल बन जाता है। वो ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसका वेलोसिटी v है, ठीक है।
अब ये v है, तो हमको क्या पूछता है अगला पार्ट कि फाइंड ऑल्सो टू व्हाट हाइट द पार्टिकल कैन राइज फर्दर, कब इससे और कितना ऊपर जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अब है प्रोजेक्टाइल, यहाँ से केवल अब पार्टिकल को देखो, नीचे की सारी चीज़ों को छोड़ दो। तो ये v वेलोसिटी से तुमने थीटा एंगल पे फेंका, तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा v साइन थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा v कॉस थीटा। अब हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको देखो तुम, तो ये प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम केवल y डायरेक्शन में देखो, क्योंकि हमको हाइट निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है v साइन थीटा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसको माइनस जी लिख देंगे, ठीक है। हमको क्या पूछा है कितना और हाइट जाएगा, तो हमको पता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगता है। हमको पता है जब ये v का मान 0 होगा तभी ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा, यानी ये 0 बराबर u का स्क्वायर यानी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्सेलरेशन का मान है माइनस जी, तो ये हो जाएगा माइनस 2g/h, यानी ये h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि ये मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाता है जो, और अगर इसमें v साइन थीटा का मान रखोगे तो v साइन थीटा बाई 2g का मान रखोगे तो ये आ जाएगा 5.42 का स्क्वायर, साइन का मान है 4/5, तो उसका स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.8, ये मान आता है 0.96 मीटर। यानी ये जो अपना प्रोजेक्टाइल है ये थोड़ा और ऊंचाई तक जाएगा, जिसका जो हाइट है वो है 0.96 मीटर। तो ये रहा अपना ये पूरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जिसका क्या करना है। देखो, ए हैवी पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक हैवी पार्टिकल है जिसको किसी मासलेस जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है उससे l लेंथ से बांध दिया है, उसको एक प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड रूट gl, और उसको जब वो नीचे था उसको gl वेलोसिटी से प्रोवाइड करा दिया गया है अंडर रूट gl, यानी इसका जो इनिशियल u का मान है वो है अंडर रूट gl। अब बोलता फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द वर्टिकल, यानी वर्टिकल के साथ कितना थीटा बनाएगा एट द इंस्टेंट ऑफ मोशन व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो चलो मान लो ये हमको पता है ये वर्टिकल सर्कल का सवाल है, तो यहाँ पे मान लो कहीं पे पहुँचा ये, ठीक है। तो ये रहा अपना वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन से मान लो ये एंगल बनाता है थीटा। इस समय पे इसका जो होगा mg वो तो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब मान लो ये पार्टिकल है, रस्सी इधर है, तो रस्सी में लगेगा टेंशन t, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, यानी टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएगा t कॉस थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा t साइन थीटा। ये जो पार्टिकल है उसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, तो हमको पता है इस डायरेक्शन में जो ये है थीटा, तो 90 में थीटा, फिर से ये हो जाएगा थीटा। तो तुम जानते हो कि इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तुम्हारा mg कॉस थीटा, ठीक है, सही बात है, mg कॉस थीटा लग रहा है, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा उसमें लग रहा होगा mg साइन थीटा। ये तो सर्किल है ऐसे। चलो तो अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो चलो हमको पता है क्या दे दिया है कि वेट जो है इसका पार्टिकल का वो टेंशन के बराबर है, यानी हमको टेंशन का मान दे दिया है mg। अब तुमको पता है जब ये थीटा एंगल बना रहा होता है वर्टिकल से, मान लो कोई भी पार्टिकल अपने मोशन में वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा होता है, तो इसका जो ये हाइट होता है ज़मीन से जो हाइट होता है वो कितना होता है तुमको पता है। ये भी रेडियस है, ये पूरा रेडियस है r, तो ये जो छोटा सा हाइट h है वो h हो जाता है
ये आर नहीं होके एल दे दिया है लेंथ, तो एच जो हाइट हो जाता है वो हो जाता है एल माइनस एल कॉस थीटा। कैसे? क्योंकि एल का इतना दूर वाला कंपोनेंट ये दोनों के बीच का कंपोनेंट होता है एल कॉस थीटा। तो जो बच गया पूरा एल था में से एल कॉस थीटा चला गया, तो ये हो जाएगा एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला इक्वेशन है। अब तुम जानते हो कि इसके बीच में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है, तो लगा के दिखाऊं भाई। क्या लिख सकते हो तुम लिख सकते हो कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको मान लो ए, और ये जो पॉइंट पे पहुंचा है जो थीटा एंगल बन रहा है वो है बी। तो हमको पता है मान लो यहाँ पे जाके इसका मान लो वेलोसिटी कुछ तो है, वो है बी। यहाँ पे जो वेलोसिटी हमने मान लिया भी, तो क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जोड़ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जोड़ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था स्पीड हाफ एम, तो भी कितना था रूट जी एल, तो रूट जी एल का स्क्वायर यानी जी एल जोड़ लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं तो इसको रख देंगे जीरो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक कितना है हाफ एम भी का स्क्वायर जोड़ पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो एम जी एच के बराबर, तो एम जी इंटू एच कितना था एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो मिलेगा हमको वो मिलेगा ओके हाफ एम जी एल बाई टू है, इधर एक एम जी एल है, तो ये आ जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर माइनस एम जी एल में से चला गया हाफ एम जी एल, आ जाएगा एम जी एल बाई टू माइनस एम जी एल इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा जीरो। ये एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है। अब देखो एक बात और ध्यान देने की बात है, एक इक्वेशन जो है ए से बी के बीच में और लगेगा क्या? वो लगता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एक्सेलरेशन उल्टा है तो 2gh। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन लगेगा। मान लो ये तीसरा इक्वेशन है अपना, यू स्क्वायर बराबर जी एल भी दिया हुआ था अपने के पास में, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ से हमको भी स्क्वायर का मान आ गया यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, यानी यहाँ से हम भी स्क्वायर का मान रख सकते हैं। यू स्क्वायर का मान है जी एल माइनस 2g, एच का मान कितना था एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी ये होता है कि जाएगा जी एल माइनस 2gl प्लस 2gl इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हो जाएगा 2gl कॉस थीटा माइनस जी एल कॉमन आ गया तो ये आ गया 2 कॉस थीटा माइनस 1, तो ये भी स्क्वायर का मान आ गया। अब इसमें रख दो, यहाँ पे एम कॉमन है काट दो सबका, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिला था, इधर पे जाएंगे जगह नहीं बचा है क्या। इक्वेशन ये जो हम लिख रहे हैं मान लो ये तीसरा इक्वेशन है, चौथा है जो भी, तो था हाफ भी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एल बाई 2 माइनस जी एल कॉस थीटा, ये था माइनस जी एल कॉस थीटा बराबर है जीरो। और भी स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया है कितना, जी एल इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1, जी एल इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1 रख दो यहाँ पे सब में, ये दो दो हटा दो तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। भी स्क्वायर का मान है जी एल इंटू 2 कॉस थीटा माइनस जी एल प्लस जी एल माइनस 2gl कॉस थीटा। क्या हो गया, जी एल में से जी एल चला गया, ये में से ये चला गया, जीरो प्रूव कर दिया। अच्छा कोई नहीं, ये नहीं करना था अपने को। चलो अपने को क्या है, हमको एक इक्वेशन लिखना है फोर्स का इक्वेशन इस पार्टिकल के ऊपर। तो हम जानते हैं पार्टिकल के ऊपर जो है ये
टी के डायरेक्शन में जो एम जी का कंपोनेंट लग रहा है वो लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है एम जी साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि ये सेंटर की तरफ जो टेंशन लग रहा है पार्टिकल का, सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ एक एम वी स्क्वायर बाय आर भी लगता है। यानी तुम कह रहे हो कि टेंशन माइनस अगर तुम एम जी कॉस थीटा करो तो मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर आएगा। आर बार बार मैं लिख रहा हूँ, ये रेडियस है जिसका मान एल दिया हुआ है, एम वी स्क्वायर बाय एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन का मान दे दिया है एम जी, तो ये लिख देंगे एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय एल, एम एम सब में है तो काट दो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कि वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एल जी प्लस एल जी कॉस थीटा, ये मान लो पांचवा इक्वेशन है। तो एक तो हमने वी स्क्वायर का मान निकाला जी एल ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ये दोनों को इक्वल कर दो तो एल जी प्लस एल जी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से एल जी इंटू टू कॉस थीटा माइनस एल जी इज इक्वल टू हो जाएगा टू एल जी कॉस थीटा माइनस एल जी। ठीक है, तो इधर से एल जी को उधर भेजोगे तो टू एल जी बन जाएगा, और इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा एल जी कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस का साइन था ना, टी माइनस एम जी कॉस थीटा था इतना, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तरफ टू एल जी बन जाएगा और एक तरफ थ्री एल जी कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमको एल जी से एल जी फिर काट देंगे तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा 2/3, कॉस थीटा का मान आ जाएगा 2। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे फॉलो नहीं कर पाओगे तुम लेक्चर से जब तक तुम खुद से नहीं बनाते। तो अच्छा है कि रेदर देन हम क्या कर रहे हैं वो देखने के बजाय तुम इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, और कहीं अटकते हो तो देखो कि तुमने ये इक्वेशन सही से लगाया कि नहीं। जब भी बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको ऐसे ही बनाया जाता है, अगर तुम ऐसे देखते रहोगे तो लगेगा अरे क्या बना रहा है क्या बना रहा है। कॉस थीटा का मान आ गया अपने पास में, तो जैसे हम कॉस थीटा का मान 2/3 रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो अब भी का मान आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर है एल जी माइनस एल जी इंटू कॉस थीटा का मान है 2/3, यानी आ जाएगा एल जी माइनस मतलब 3 LG माइनस 2 LG/3, तो यानी वी स्क्वायर का मान आ गया LG/3, यह है वी स्क्वायर का मान। तो यहाँ से वेलोसिटी का मान आ जाएगा √LG/3। तो इस हिसाब से हमने इस सवाल को बना दिया है। यही तो हमको पूछा था कि क्या पूछा था, स्पीड बता दो पार्टिकल का। तो हमने ये 2-4 क्वेश्चन देखे हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो तुमको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब एक कंडीशन है, इसको कंडीशन ऑफ टॉपलिंग ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक बोल के हम पढ़ेंगे। जब भी देखो कोई भी गाड़ी होता है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा होता है, तो मान लो उसके दो व्हील्स हैं, एक ये व्हील है अपना और एक ये व्हील है। ठीक है, तो इन दोनों व्हील ग्राउंड से टच में है, इस कारण से इसके ऊपर नॉर्मल ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगेगा। तो मान लो पहले पे N1 और दूसरे पे N2 लग रहा है। ठीक है, गाड़ी का सेंटर ऑफ मास जो है वो है G, गाड़ी का सेंटर ऑफ मास G पे है, यहाँ से mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो कि गाड़ी का हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं कि वो h हाइट पे है। ठीक है, और हम मानते हैं कि जो ये डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स है वो 2a का डिस्टेंस है, ये 2a, ये a और ये a, ये 2a। अब सिंपल सी बात क्या है कि हमको देखना है कि ये कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, नेट फोर्स बराबर 0, यानी एक्स डायरेक्शन का फोर्स बराबर वाई डायरेक्शन का फोर्स, और एक्स डायरेक्शन का फोर्स बराबर 0 और वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स बराबर 0। तो तुम अगर वाई डायरेक्शन में देखोगे, ऊपर की तरफ देखोगे तो दो ही फोर्स है,
N2 प्लस N1 है, जो कि बराबर हो जाएगा नीचे की तरफ हमारा mg लग रहा है उसके। और तुम जानते हो कि ये जो अंदर की तरफ जो व्हील होगा, अरे ये गाड़ी ऐसा गाड़ी है, ये इधर की तरफ जा रहा है, वो तुमको देखने को मिल रहा है, ये चौड़ाई है गाड़ी का 2 है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे ये गाड़ी इस पे जा रहा है। तो इसीलिए अंदर वाले ट्रैक पे इसको फ्रिक्शन लगेगा, जो कि इसको अंदर की तरफ रोक के रखेगा, और वही हमारा जो ये टर्न है, सर्कुलर टर्न है, उसके सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो फ्रिक्शन होगा, हमने फ्रिक्शन दिखाया यहाँ पे अंदर वाले व्हील पे, वो होगा mv²/r, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब जब गाड़ी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी रोटेशन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो करना पड़ता है अपने को। किसके अबाउट? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो नेट होगा वो होगा जीरो। तो हम जानते हैं सारे फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क आता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू दूरी। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका देखोगे, तो यहाँ से तुम अगर इसका टॉर्क देखोगे, ये टॉर्क हम पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर में, तो ये इस गाड़ी को ऐसा घुमाना चाहेगा, लेकिन ये उसको उल्टा घुमाना चाहेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन और जो अपना N2 है, फ्रिक्शन और N2 का फोर्स सेम डायरेक्शन में घुमाएगा, और N1 का फोर्स जो इस गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा। इसको अपने को एक्चुअली रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो बट यहाँ पे सीख लो। तो यानी तुम कह रहे हो कि जो N1 का जो दूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टॉर्क आ गया N1 के कारण, वो बराबर होगा बाकी दोनों के टॉर्क के कारण। यानी N2 का दूरी कितना है a, और जो फ्रिक्शन लगा, देखो टॉर्क क्या होता है, जैसे ये फोर्स है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, तो फोर्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं। जैसे देखो ये फ्रिक्शन है, इसका हमको g के अबाउट निकालना है, तो g से इसका परपेंडिकुलर दूरी क्या है, h है, तो फ्रिक्शन का जो होगा वो टॉर्क हो जाएगा F इंटू एच। इसका क्या हो जाएगा, N2 इंटू a, क्रॉस मत लगाओ क्योंकि क्रॉस लगाओगे तो उसका वेक्टर मीनिंग कुछ और आ जाता है। तो N1 इंटू a बराबर N2a प्लस F इंटू एच, ये है टॉर्क बैलेंस। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम यहाँ से क्या जानते हैं कि इक्वेशन 3 से हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे अपना N2 हो जाएगा, ठीक है, N2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N1 माइनस h/a इंटू फ्रिक्शन, ठीक है। अब जो अपना क्या है फ्रिक्शन है वो क्या है, mv²/r, तो रख दो यहाँ पे N1 माइनस h/a इंटू mv²/r, ठीक है। अब देखो, यानी इसका मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि N2 जो है, N2 देखो N1 में से कुछ ना कुछ घटा के उतने के बराबर हो जा रहा है। यानी अगर तुम इसको 6 बराबर लिखोगे, 4 माइनस 2, तो यानी जो ये 6 है वो 4 से बड़ा है, यानी जो हमारा N2 है वो नहीं 6 बराबर क्या होगा, 8 माइनस 2, यानी जो N2 है वो छोटा होगा N1 से, यानी 6 छोटा होगा 8 से। सही बात है। अब समझो, तो अब हम 4 से देख रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा, हम क्या देख रहे हैं कि वी सी दैट अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कराते हो, इसको इंक्रीज कराते जाओगे, तो N2 डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज कराओगे, तो वेलोसिटी को अगर तुम डिक्रीज कराओगे तो N2 बढ़ेगा। यानी अगर तुम वेलोसिटी को बढ़ाया तो N2 कम हो गया। एक समय ऐसा आएगा जब तुम ऐसे वेलोसिटी पे पहुंच चुके हो कि N2 का मान 0 हो जाए। ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे N2 का मान हो गया 0, तो N2 का मान अगर तुम यहाँ पे 0 रख दोगे तो इसका मतलब है N1 बराबर mg हो जाएगा। सही बात है। देखो N2 का मान अगर 0 रख दिया तो N1 का मान mg हो जाएगा। यानी ये जो अपना इक्वेशन तुमने यहाँ पे बनाया था वो क्या हो जाएगा,
वो जाएगा N1 इंटू ए बराबर फ्रिक्शन गुने एच। N1 इंटू ए बराबर फ्रिक्शन गुने N1 कितना हो गया अभी mg टू ए बराबर फ्रिक्शन कितना था mv² बाय आर इंटू एच, और यहाँ से m से m चला गया तो वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा GRA डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये हो जाएगा GRA डिवाइडेड बाय h। GRA डिवाइडेड बाय h आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारा ये अंदर की तरफ का नॉर्मल जीरो हो जाए, नॉर्मल जैसे जीरो हो जाएगा, ठीक है, मान लो वेलोसिटी का मान ज़्यादा कर दिया तुमने GRA डिवाइडेड बाय h से, ठीक है, तो अब तो तुम्हारा नॉर्मल का जो N2 था वो निगेटिव आ जाएगा। N2 का मान अगर निगेटिव हो गया यानी ये जो व्हील जो चल रहा था ट्रैक पे गाड़ी का, तो अंदर वाला जो व्हील था इधर वाला, उस पे अभी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा, उसको धकेल देगा ऊपर की तरफ, यानी पलट जाएगा गाड़ी बाहर की तरफ। तो N2 अगर लेस देन ज़ीरो हो गया तो कार जो है वो टॉपल कर जाएगा, पलटी मार देगा, किधर की तरफ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। यानी अगर तुमको सेफ टर्निंग करना है तो तुमको अपना वेलोसिटी का मान √GRA डिवाइडेड बाय h के या तो बराबर रखो या उससे कम रखो। ठीक है, तो अभी हम जो ये अभी हमने जो देखा उससे क्या हमको समझ में आता है कि इस केस से हमको ये बात समझने को मिलता है कि हमको टर्न लेते टाइम किसी लेवल रोड पे दो क्रिटिकल स्पीड देखने को मिलता है। टू क्रिटिकल स्पीड, एक तो है जो स्किड ना कर जाए, पहला क्या मिला था तुमको, दो क्रिटिकल स्पीड जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए वाइल टेकिंग टर्न। क्या क्या, पहला तो तुमने देखा था मैक्सिमम स्पीड फॉर स्लाइडिंग या स्कीडिंग, वो था हमारा μgr के बराबर, और दूसरा स्पीड था कि गाड़ी पलटी न मार दे, मैक्सिमम स्पीड फॉर टॉपलिंग, और टॉपल ना कर जाए उसके लिए स्पीड था √GRA डिवाइडेड बाय h। अब ध्यान दो यहाँ पे a और h क्या था, जो हमारा गाड़ी था, गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो व्हील लेवल से कितना ऊंचा पे है ये h था, और गाड़ी कितनी चौड़ी है ये 2a था। ये ध्यान रखना ये दोनों चीज़ कि गाड़ी को जब टर्न कराना है तो हमको इन दोनों से ही अपने स्पीड को लेस रखना है। अदर देन अगर तुम इससे ज़्यादा कर दोगे तो गाड़ी स्लाइड कर जाएगा, और इससे ज़्यादा करोगे तो टॉपल कर जाएगा, पलटी मार देगा। अब एक कॉन्सेप्ट जो है अपने पास में वो है मोशन ऑफ बॉल ओवर ए स्मूथ सॉलिड स्फीयर। अभी जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नहीं है ये थ्योरी है। मोशन ऑफ ए बॉल ओवर ए स्मूथ सॉलिड स्फीयर। मान लो कोई भी एक स्मॉल बॉल है जिसका मास है m, स्मॉल एक बॉल दिया हुआ है तुमको जिसका मास दे दिया है m, उसको किसी स्मूथ स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, और वहाँ से वेलोसिटी तुम दे देते हो कितना, v वेलोसिटी दे देते हो उसके टॉप से। ये जो स्फीयर था उसका रेडियस r था, तो अगर तुम इसको टॉप पॉइंट पे एट टॉप मोस्ट पॉइंट अगर तुम इक्वेशन लिखोगे टॉप मोस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेगा देखो, इसका mg इधर की तरफ लगेगा, ठीक है,
और ये चूँकि टच में है तो एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो तुमको पता है, और एक चूँकि ये इधर सेंटर की तरफ है तो एक mv² इधर लगेगा। यानी तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारा mg में से नॉर्मल घटा दिया, जो बच गया वो किसके बराबर है, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर, क्योंकि यही जो एक्स्ट्रा फोर्स है y डायरेक्शन वो mv² के बराबर होगा। तो यहाँ से नॉर्मल का मान आ जाता है mg प्लस mv² नहीं माइनस mv² के बराबर। ये हो गया अपना पहला चीज़। अब तुम देख रहे हो कि नॉर्मल क्या है, mg माइनस mv², यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे नॉर्मल का मान कम होता जाएगा। नॉर्मल क्या है, फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है। तो नॉर्मल जो है मिनिमम कितना हो सकता है, तो वो 0 हो सकता है, नॉर्मल तो निगेटिव होता नहीं है। तो यानी 0 बराबर हो सकता है mg माइनस mv² के। तो m से m चला गया, यानी जो v हो सकता है, जो मैक्सिमम v हो सकता है, कितना हो सकता है, √gr। यानी जब नॉर्मल मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने जो वेलोसिटी का मान है ग्रेटर देन दे दिया √gr से, तो इसका मतलब नॉर्मल हो जाएगा 0। यानी बॉल विल लूज द कॉन्टैक्ट। नॉर्मल 0 होना मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है इसका मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है। तो बॉल विल लूज द कॉन्टैक्ट विथ द स्फीयर फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरू में ही वो छोड़ देगा, फ्रॉम द बिगिनिंग। समझ गए बात। अगर वेलोसिटी का मान लेस देन √gr है तो क्या होगा कि बॉल विल लूज कॉन्टैक्ट आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस ओवर स्फीयर। यानी अपना जो बॉल का अगर वेलोसिटी तुमने √gr से कम दोगे तो थोड़ा दूर क्या करेगा, यहाँ से टहलना शुरू करेगा, यहाँ तक जाएगा टहलते टहलते, और इसके बाद ये अपना गिर जाएगा, इससे कांटेक्ट टूट जाएगा। तो हमको बोलता है कि तुम ऐसा एंगल थीटा बता दो जहाँ पे फाइंड द एंगल थीटा, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल थीटा वेयर द बॉल will lose the contact if velocity at topmost point, यानी जो शुरू का वेलोसिटी दिए थे तुम वो 0 दे दो, इज 0, यानी u का मान तुमने दे दिया है 0। ये है तुम्हारा ड्राइंग। तो मान लो u का मान 0 है तो ये √gr से तो कम है, तो ये टहलेगा थोड़ी दूर, तो वही बोलता है कि कितना थीटा टहलेगा उसके बाद छूट जाएगा। कांटेक्ट छूटना का सिंपल मतलब होता है नॉर्मल हो जाना 0। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले देखो ये हाइट था पहले, अब मान लो बाद में यहाँ पहुँचा है जहाँ पे इसका नॉर्मल 0 हो गया, तो पहला वो h हाइट है, ये दूरी था r, ये भी है r, तो ये वाला जो हो जाएगा वो कितना होगा, ये दूरी होगा तुम्हारा r cos थीटा, यानी जो बच गया हाइट h, तो h का मान आ जाएगा टोटल जो है r माइनस r cos थीटा, यानी r कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया क्या चीज़, हाइट तुमने निकाल लिया जहाँ पे ये रीच हुआ है। थीटा एंगल अगर बना रहा है तो, थीटा एंगल अगर बना रहा है तो कितना हाइट पे रीच करेगा। दूसरा बात होता है कि देखो, तो ये हमने हाइट का मान h ये निकाल लिया है, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और पता है, क्या पता है कि मान लो यहाँ पे वेलोसिटी लेट से हम बोलते हैं v, तुमको पता है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो 0 था, काइनेटिक एनर्जी भी हम 0 लेते हैं इस पॉइंट पे, ऊंचे पॉइंट पे, तो यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी बचेगा ½ mv², और पोटेंशियल कितना बचेगा 2 × g × h,
किसी एक पॉइंट पे तुमको जीरो लेना है। तो अगर तुम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखोगे तो तुमको पता है ½ mv² बराबर आ जाएगा mg/h। m से m चला जाएगा, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो v का मान आ जाएगा √2gh, ये आ जाएगा वेलोसिटी का मान। अब तुमको पता है कि mg का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगेगा, वो है mg cos थीटा, और वही हमको प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। नहीं, mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv²/r। m से m चला गया, तो यानी तुम कह रहे हो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ पे जीरो हमने लिया है, तो नॉर्मल आएगा नहीं, तो केवल एक ही फोर्स बचेगा, वो है mg। तो mg cos थीटा बराबर हमने ले लिया mv²/r। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हमको जो आ जाता है v² बराबर है 2gh, और यहाँ से g cos थीटा बराबर आ गया है v²/r। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से v² का मान तुम लिख दो 2gh/r, इसी को रख दो 2g, h को रख दो r × 1 - cos थीटा/r, r से r कट गया, तो यानी g cos थीटा बराबर हो गया 2g - 2g cos थीटा। तो यानी ये हो गया तुम्हारा 2g cos थीटा g cos 3g cos थीटा बराबर 2g, यानी यहाँ से cos थीटा का मान आ गया 2/3। यानी देखो थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 पे पहुँचने के बाद में ये जो है बॉल वो स्फीयर